Hello students, welcome to my channel Easy Studies by Preeti. Today we are going to cover up the chapter The Story of Village Palampur. First of all, the purpose of this story is to introduce you to the basic concepts of production. Production के जो basic concepts हैं उनसे हम अपने students को introduce करना चाहते हैं with the help of this chapter. Here I want to tell you कि पालमपुर एक hypothetical village है, means एक काल्पनिक village है जो exist नहीं करता है. So just to explain you that how the economic activities are carried out, this chapter it is made. अब यहाँ की अगर हम मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो फार्मिंग इट इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालमपुर एंड देयर आर सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर ऑल्सो कैरीड आउट अलॉन्ग विथ फार्मिंग, जैसे कि डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो विलेजेस में होती हैं, दे ऑल आर कैरीड आउट ऑन लिमिटेड स्केल. अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं तो इनके लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऑब्वियसली रिसोर्सेज की. तो दे नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, human effort, money, etc. We will learn about all these through the story of village of Palampur, and we will also learn about various resources which combine to produce the desired goods and services in the village. And before starting the channel, if you like my video, do subscribe to my channel. If you have yet not subscribed, just click on the subscribe button. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small towns to Shahpur. Many kinds of transport are visible on the roads, starting from bullock carts, tongas, bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. This village is has about 450 families to several different castes. The village has 450 families belonging to several different castes, और इसमें से जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं वो मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन करती हैं विलेज में. उनके जो हाउसेस हैं सम ऑफ देम दे आर क्वाइट लार्ज और एंड दे आर मेड विद ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग. और जो एससीज़ हैं वो कॉम्प्राइज करते हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स वहाँ का 1/3 पॉपुलेशन एससीज़ का है और वो विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं इन मच स्मॉलर हाउसेस, मीन्स कि जो मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं. देन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें में तो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स और वो एंड इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल विलेज मीन्स बिजनेसेस. पालमपुर में देर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. अगर हम स्कूलिंग की बात करें यहाँ पे एजुकेशन का भी सिस्टम अच्छा है. यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है. हेल्थ सेंटर्स भी इस विलेज में है. यहाँ पे एक गवर्नमेंट रन हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे कि बीमार लोग और द सिक पीपल दे गो फॉर देयर ट्रीटमेंट. अब ये तो हो गई विलेज की बात. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है कि जो हमें चाहिए हुए मीन्स वट एवर वी नीड एज ह्यूमन बींग्स वी हैव अनलिमिटेड वांट्स. सो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है कि हमारी इन वांट्स को या नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना. अब प्रोडक्शन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि जिनसे कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके. तो ऑब्वियसली देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. तो पहला तो प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियसली एक लैंड की ज़रूरत होगी. हवा में तो प्रोडक्शन शुरू नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सेकेंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मान लिया हमें लैंड मिल गया. अब इस लैंड पे हमें प्रोडक्शन शुरू करना है तो कैसे शुरू होगा? ऑब्वियसली वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होगी. जो लेबरर्स होंगे वो प्रोडक्शन का काम उस लैंड पे शुरू करेंगे एंड मान लिया लेबरर्स भी मिल गए शुरू करने के लिए. लेकिन अब तीसरी जो थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी होगी वो फिज़िकल कैपिटल या मनी की ज़रूरत होगी. तो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल. एंड इस फिज़िकल कैपिटल के भी 2 पार्ट्स होते हैं. पहला तो एक फिक्स्ड कैपिटल होता है. फिक्स्ड कैपिटल मीन्स कि जो हर साल मीन्स एवरी ईयर ना चेंज हो.
ठीक है, जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लाइक जो सालों साल 4-5 साल तक चेंज ना हो, लाइक टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। अब इनको हम हर साल तो नहीं चेंज करते हैं, तो टूल्स एंड मशीन्स they range from very simple tools like such as farmers plow to the means sophisticated machines like generators, like the turbines, computers, etc. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। मीन्स ओवर मैनी ईयर्स दीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड क्या हुआ? जो जल्दी चेंज ना हो, ज़्यादा टाइम पे चेंज हो, मीन्स जो सालों साल ओवर मैनी, जो काफ़ी सारे ईयर्स तक चले। देन सेकेंड इज़ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ कि बार बार प्रोडक्शन के प्रोसेस में जिसको चेंज करना पड़े। ऑब्वियसली प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो एक बार जिसका वन टाइम यूज़ हो, उसके बाद वो एग्जिस्ट ना करे। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम एक वीवर की बात करते हैं जो कपड़े बुनता है, तो ऑब्वियसली ही विल नीड यार्न, और एक बार वो यार्न कपड़े को यूज़ कर देता है कपड़े बनाने में, तो दोबारा से उसको दूसरा यार्न चाहिए होगा दूसरे कपड़े को बनाने के लिए। लेकिन मशीन्स जो कि फिक्स्ड कैपिटल है वो तो सेम ही रहेंगी। और क्ले दैट इज़ यूज्ड बाय द पॉटर, and some money is also required during the process of production to make payments and buy other necessary items। तो रॉ मटेरियल और ये जो मनी इन हैंड है जिनसे कि हम ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, ये हमारे आते हैं वर्किंग कैपिटल में। तो हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हमने पहला देखा लैंड, सेकेंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल। दिस फिजिकल कैपिटल इज़ ऑफ टू टाइप, वन इज़ द फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर इज़ द वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमारी टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स हो गई, और वर्किंग कैपिटल दैट इज़ रॉ मटीरियल एंड मनी इन हैंड। नाउ अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाई combining the land, labor, physical capital and human capital. These all are known as factors of production. Human capital यानी कि जो हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ह्यूमन ब्रेन है, अगर वो ना रहे तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कौन करेगा? ये यूजलेस होंगे। ह्यूमन बींग्स ओनली यूज दिस लैंड, दे ओनली एम्प्लॉय दिस लेबरर्स, दे ओनली यूज दिस फिजिकल कैपिटल। तो हमारा चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ह्यूमन कैपिटल। Now let's talk about the farming in पालमपुर। तो अगर हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए पहली रिक्वायरमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की होगी वो लैंड की होगी। तो अगर हम पालमपुर में लैंड की बात करते हैं, तो द लैंड इज़ फिक्स्ड एंड यहाँ की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मीन्स जिससे लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, वो फार्मिंग है। और यहाँ पे जो 75% पीपल हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड मीन्स कि या तो वो फार्मर्स हैं और या फार्म लेबरर्स हैं, लेकिन 75% लोग यहाँ के इन फार्म एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड हैं। और एक बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट रेज हो रहा है फार्म प्रोडक्शन का। एंड लैंड एरिया कल्टिवेशन की बात करें तो वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली फिक्स्ड है। और 1960 के बाद से पालमपुर में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड का अंडर कल्टिवेशन। एक्सपेंशन का मतलब कि जैसे जो ऐसा लैंड होता है जो वेस्ट लैंड होता है विलेजेस में, और मींस उस पर ये बंजर ज़मीन काइंड ऑफ, या वेस्ट लैंड जहाँ पे कि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको कल्टिवेशन प्रोसेस के अंदर लाना, यानी वहाँ पे भी कल्टिवेशन शुरू करना। तो 1960 के बाद इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड का। तो यहाँ पे अब कोई देर इज़ नो फर्दर होप ऑल्सो टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग द न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। एंड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड के मेजर के लिए वो है हेक्टेयर, गुइंठा, बीघा। ओके, नाउ अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर ऑन द सेम लैंड। मीन्स कि एक लैंड पे ही हम कई बार क्या ग्रो कर सकते हैं। तो पालमपुर ये रिजेंबल कर रहा है एक विलेज को ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की किसी वेस्टर्न पार्ट के विलेज को रिजेंबल कर रहा है, जैसे गाज़ियाबाद हो गया,
मेरठ हो गया, इस पोर्शन का कोई एक विलेज को ये रिजेंबल कर रहा है। जो जितनी भी लैंड है पालमपुर में इट इज़ कल्टिवेटेड, और कोई भी लैंड यहाँ पे इट्स नॉट लेफ्ट आइडल। एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन मीन्स जो खारिफ क्रॉप का सीज़न होता है, फार्मर्स ज्वार और बाजरा को ग्रो करते हैं। एंड दीज प्लांट्स दे आर यूज्ड एज कैटल फीड ऑल्सो, एंड it is followed by cultivation of potato between October and December। और अगर हम विंटर सीजन की बात करें जो राबी क्रॉप्स का सीज़न होता है, these fields are sown with wheat from the wheat which is produced, and these farmers they keep enough of the wheat for the family's consumption, और जो भी surplus wheat होता है that is sold at the market of Raiganj। And a part of the land it is also devoted to sugarcane, और ये हर साल हार्वेस्ट होता है। शुगर केन अपने रॉ फॉर्म में भी यूज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज जैगरी एंड इट इज़ सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। नाउ अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले 1960 में, लेट 1960s में इंडियन फार्मर्स दे वर इंट्रोड्यूस टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि कल्टीवेशन ऑफ वीट और राइस को मींस इनके कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ की गई। जो पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ होती थी उनकी जगह पे HYV सीड्स यूज़ की गई, जिनमें ये माना गया कि ये ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगी एक सिंगल प्लांट से। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि द सेम पीस ऑफ लैंड इट वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देन विच वॉज पॉसिबल अर्लियर। अब जो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, दे वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अब अगर हम इन फार्मर्स की बात करें तो इस रीज़न में इन्होंने अपने ट्यूबवेल्स को सेटअप किया इरिगेशन के लिए, क्योंकि ये जो HYV सीड्स होती हैं इनको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, दे नीड मोर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एंड after means setting up these tubers and irrigation, they made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming। and कुछ ने अपनी मशीनरीज़ को भी ख़रीदा, जैसे कि ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। एंड इनको ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स ने प्लाविंग और हार्वेस्टिंग को काफ़ी इजी और फास्टर बना दिया। एंड उसका रिवॉर्ड ये हुआ कि इनके पास काफ़ी सारा प्रोडक्शन हुआ वीट का। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ वीट। नाउ अगर हम बात करते हैं लैंड के सस्टेन की, तो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, और ये इट इज़ नेसेसरी कि हम इसके वी शुड बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़। एंड साइंटिस्ट दे हैव रिपोर्टेड मीन्स वो जो भी साइंटिस्ट रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करती हैं कि जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं उनसे क्या हुआ है कि ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्स बेस है उसका ओवर यूज़ हुआ है। और अगर हम काफ़ी सारे सालों की बात करें तो दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन को ये भी एसोसिएट किया जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी लॉस हुई है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ इन दिस HYV सीड्स। एंड इसमें चूँकि इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो जो कंटिन्यूस यूज़ होता था ग्राउंड वाटर का फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन, उससे जो वाटर टेबल था मींस कि जो वाटर का लेवल हम जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो काफ़ी नीचे चला गया या वो रिड्यूस हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज थे कि लाइक सॉइल फर्टिलिटी, जो अपनी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी थी, और जो ग्राउंड वाटर थे वो मींस उनका काफ़ी लॉस हुआ। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको बिल्डअप होने में या मेंटेन होने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, और अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। सो वी शुड बी always we should must take care of the environment to ensure the future development of agriculture। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स। एंड
इनसे क्या होता है कि दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग एंड दे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड दे पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको भी ये किल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इन दीज टू पिक्चर्स आई हैव ट्राइड टू शो यू द हाउसेज ऑफ द पीपल। ये जो बड़ा हाउस दिख रहा है, दिस इज़ ऑफ द अपर कास्ट एंड दीज आर द हाउसेज ऑफ द SC/STs दैट विच आई टोल्ड यू वर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। नाउ हमने ये रियलाइज़ करा है कि फार्मिंग के लिए ऑब्वियसली लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। पालमपुर में ही जैसा मैंने बताया, अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ दे आर लैंडलेस, उनके पास कोई लैंड नहीं है। यानी कि पालमपुर में 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लैंड नहीं है और मोस्टली वो दलित कास्ट को बिलोंग करती हैं एंड दे हैव नो लैंड फॉर cultivation, or more than half of the area of this village, it is covered by plots that are quite large in size in Palampur। और यहाँ पे 60 families of medium and large farmers ऐसी हैं जो cultivate करती हैं more than 2 hectares of land। और इसमें से कुछ लार्ज फार्मर्स ऐसे हैं जिनके लैंड एक्सटेंड करते हैं ओवर 10 hectares और मोर। These are in this map I have tried to show you the major crop areas in India who will provide the land. After land means कि who will provide the labor। अभी तो हमने land की बात करी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि who will provide labor। After land, labor जो है वो दूसरा necessary factor of production है। फार्मिंग में काफ़ी हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़, दे कल्टिवेट देयर ओन लैंड्स, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं लेबर को विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। अब ये परसेंटेज को शो कर रहा है ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन इंडिया एंड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में लोगों का परसेंटेज, इफ़ यू कंपेयर इट विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, इट इज़ मोर देन अदर कंट्रीज़ हु आर वर्किंग इन द फार्म्स। नाउ हमारा थर्ड फैक्टर, द कैपिटल विच इज़ नीडेड इन फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को काफ़ी सारे कैपिटल या मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फार्मर्स होते हैं उनको अब मनी की रिक्वायरमेंट पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और मोस्टली जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको मनी बोरो करना पड़ता है ताकि वो मीन्स कि इन कैपिटल इनपुट्स को, जैसे कि मशीन्स को, रॉ मटेरियल्स को अरेंज कर सकें। तो वो बड़े फार्मर्स से इनको बोरो करते हैं एंड दीज मनी लेंडर्स, विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई द वेरियस इनपुट्स ऑफ कल्टीवेशन, और वो जो भी लोन्स देते हैं उनमें जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस लोन पे वो काफ़ी हाई होता है और and once they are put to great distress to repay the loans. Now अब जो surplus फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होता है ये फार्मर्स अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं। तो सरप्लस का ये क्या करते हैं, द फार्मर्स दे हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स एंड अभी तक उन्होंने 3 फैक्टर्स को यूज़ कर लिया है प्रोडक्शन के। व्हीट हार्वेस्ट हो गया है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये जो फार्मर्स हैं वो इसका व्हीट का एक पार्ट क्या करते हैं, उसको रिटेन करते हैं, वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रख देते हैं और जो सरप्लस व्हीट होता है वो उसको सेल कर देते हैं या बेच देते हैं। और जो ट्रेडर्स मार्केट में हैं वो इन व्हीट को बाई करते हैं और फर्दर वो शॉपकीपर्स को सेल करते हैं टाउन्स और सिटीज़ में। एंड जो दूसरे मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो अपने सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और जो उनकी अ पार्ट ऑफ अर्निंग है वो सेव की जाती है और उसको नेक्स्ट सीज़न में कैपिटल्स को ख़रीदने के लिए रखते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र, सीड्स, या मान लिया कि कोई फार्म मशीनरी हो गई या लैंड ही हो गया,
तो वो उसको ख़रीदने के लिए उस कैपिटल को सेव करके रखते हैं। तो वो अब ये जो लार्ज फार्मर्स हैं ऑब्वियसली दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, और ये फार्मर्स अपने सेविंग्स को बड़ी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर देते हैं, जैसे कि अपनी कैटल को ख़रीदने के लिए, ट्रक्स के लिए, या कभी कभी शॉप्स को भी सेटअप करने के लिए वो इनको यूज़ कर सकते हैं। अब अभी तक हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कवर अप किया पालमपुर में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ विच आर कैरीड आउट इन पालमपुर। तो इसमें सबसे पहला है डेयरी। ये एक दूसरी कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में। तो ऑब्वियसली डेयरी इट इज़ अ कॉमन एक्टिविटी and many families of Palampur they are involved in dairy। तो these people अब ये वो अपनी बफलोज़ को फीड करते हैं ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रास, ज्वार एंड बाजरा, जो कि रेनी सीजन के ड्यूरिंग ग्रो करते हैं। एंड दिस मिल्क इट इज़ सोल्ड टू रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज। और शाहपुर जो टाउन है वहाँ से 2 ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पे, और उन्होंने सेटअप कर रखा है कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज, और वहाँ से ये मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है टू डिस्टेंस टाउन्स एंड सिटीज़। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। यहाँ पे वैरायटी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे वैराइटीज़ हैं व्हीकल्स की, जो कि मींस और कनेक्टिंग रोड्स हैं जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो व्हीकल्स यूज़ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मींस उसमें रिक्शा वालाज दे टेक द पीपल टू दोज प्लेसेस, दे आर टोंगा वालाज, द जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ड्राइवर्स एंड पीपल who are driving the traditional bullock cart and bogie. These are the people in transport services। अब ये लोगों को फेरी करते हैं और उनके मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, और उनके गुड्स को भी दो फेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उनके रिटर्न में उनको पेमेंट की जाती है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट था वो पहले इतना डेवलप्ड नहीं था पालमपुर में, काफ़ी सालों पहले, जो जितना डेवलप अब हो गया है। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्वियसली अगर हम पालमपुर की बात करें तो यहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है, एंड ओवर द ईयर्स देयर हैड बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग विच इज़ प्रैक्टिस्ड, and they have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. Obviously it is an important achievement since land is fixed and scarce, but in raising production a great deal of the pressure has been put on land and other natural resources, and the new ways of farming they need less land but much more of capital. The medium and large farmers they are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next season. On the other hand, the small farmers, who constitute about 80% of the total farmers in India, find it difficult to obtain capital because of the small size of their plots. Their production is not enough, and the lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings and have to borrow. This much was about this chapter. I hope your doubts are clarified. Thanks for watching, and once again, if you like the channel, do subscribe to